Hello students, in this lecture we are going to discuss about LIGO, that is Laser Interferometer Gravitational Observatory. हम देखेंगे कि how with the help of laser lights and interferometry we are able to detect gravitational waves. LIGO के पीछे का working principle क्या है and how it can help India to achieve more scientific advancement. So let us start. सबसे पहले हम देख लेते हैं why is it in news. So it is in news because LIGO India has been proposed. So LIGO India has been proposed as a part of prominent astronomical observatory in the world and it will help us to detect and study gravitational waves. और इसे प्रपोज किया गया है in Hingoli district of Maharashtra. So now let us see the working principle behind this and how it will help India to move further in science and technology. सबसे पहले हम देख लेते हैं what is LIGO. So LIGO is an international network of laboratories. Please remember that it is an international network of laboratories and it uses the principle of triangulation to detect gravitational waves. अब ये triangulation क्या होता है and how does it detect gravitational wave? We'll be seeing this in detail in upcoming part of this lecture. But आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि it uses the principle of triangulation to detect gravitational waves. And also the second important thing about LIGO is that it will it will help to develop gravitational wave observation as an astronomical tool. So it will make gravitational wave observation as a astronomical tool. तो इसे as a tool use किया जाएगा in astronomy. और ये दोनों कैसे होगा दिस विल बी सीइंग इन अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. अब हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा देख लेते हैं. तो दीज ऑब्जर्वेटरीज यूज मिरर स्पेस्ड 4 किलोमीटर अपार्ट. तो इनमें जो मिरर्स होते हैं वो 4 किलोमीटर अपार्ट होते हैं विच आर केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग चेंज ऑफ लेस देन 1/10,000 द चार्ज डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन. तो अब ये कैसे वर्क करता है और ये क्या है हम इसे समझ लेते हैं. सपोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ना आप लेजर लाइट को फायर करते हो, ठीक है, इस पॉइंट से. फिर क्या होता है, इस लेज़र लाइट को दो हिस्से में बाइफ्यूरिकेट कर दिया जाता है और फिर ये जो लेज़र लाइट है ये 4 किलोमीटर लॉन्ग टनल पे ट्रैवल करती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है. सिमिलरली इधर भी होगा, ये 4 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैवल करेगी इस टनल में और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी. देन बोथ ऑफ दीज विल मर्ज एट दिस पॉइंट. तो ये दोनों जो है इस पॉइंट पे मर्ज करते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ फोटो डिटेक्टर, तो यहाँ पे क्या है कि हम एक फोटो डिटेक्टर प्लेस किए रहता है. इस पॉइंट पे एक फोटो डिटेक्टर रहेगा. सपोज दिस इज योर फोटो डिटेक्टर, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो डिटेक्टर हम क्या है इन ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि जो लेजर लाइट्स हैं ये कहीं ना कहीं इस ग्रेविटेशनल वेव्स के कारण अफेक्ट होगी. वो कैसे होगी हम आगे देखते हैं इस लेक्चर में. बट ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि आप लेजर लाइट को छोड़ते हो, फिर ये लेजर लाइट बाइफ्यूरकेट होती है और फिर ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करती है टनल में और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है और दूसरी लाइट भी रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती है और ये दोनों टकराते हैं और उसे इस फोटोमीटर में ऑब्जर्व किया जाता है विच आई एम ड्राइंग इन दिस ब्लू कलर. और ये जो चेंज है, ये चेंज जो है वो लेस देन 1/10,000 चार्ज डायमीटर ऑफ अ प्रोटॉन इसको तक ऑब्जर्व कर सकता है. तो जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं 1/10,000 स्केल की बात कर रहे हैं. तो दिस इज अ वेरी माइन्यूट चेंज विच इट कैन डिटेक्ट. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल और डिटेल में हम देखते हैं तो और हमें समझ आएगा प्रॉपरली. तो देखिए वर्किंग ऑफ LIGO. सो LIGO कंसिस्ट ऑफ 2 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चेम्बर्स. जैसा मैंने कहा था कि 2 4 किलोमीटर लॉन्ग वैक्यूम चेम्बर्स को ये जो है इसमें रहते हैं. ठीक है, सेटअप एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विद मिरर्स एट द एंड. तो ये राइट एंगल्स टू ईच अदर होते हैं और मिरर्स होते हैं इसके एंड में. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था कि ये देखिए ये लेज़र है, यहाँ से जो है बीम को फायर किया जाता है. फिर ये बीम स्प्लिटर आप देख सकते हैं, ये बीम स्प्लिटर हो गया. ये बीम स्प्लिटर में जो है वो बीम जो है वो स्प्लिट होगी. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी फॉर दिस. ठीक है, तो इस बीम स्प्लिटर में जो है आप देख सकते हो कि बीम जो है वो स्प्लिट होगी. उसके बाद ये बीम स्प्लिट होके आप जैसे देख सकते हो एक जो बीम है वो इस तरफ जाएगी इस वाले आर्म में और दूसरी जो बीम है वो इस वाले आर्म में जाएगी इस तरीके से. ठीक है, अब ये बीम जो है इस मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएंगे और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएंगे इस पॉइंट पे ये वापस आएंगे रिफ्लेक्ट बैक होके. तो ये जो फोटो डिटेक्टर है जिसे मैं ब्लू कलर से अभी पेंट करने वाला हूँ, ये फोटो डिटेक्टर इन्हें ऑब्जर्व करता है और इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चलता है कि ग्रेविटेशनल वेव्स है कि नहीं. अब ये कैसे वर्क करता है दिस विल बी सीइंग. तो व्हेन लाइट रेज आर रिलीज साइमल्टेनियसली इन बोथ चेंबर्स दे शुड रिटर्न एट द सेम टाइम. तो प्रिंसिपली क्या है कि उन्हें सेम टाइम पे ही रिटर्न करना चाहिए जब वो सेम चेंबर में सेम टाइम पे रिलीज हो रही है. तो बट ऐसा होता नहीं है, क्यों वो हम देखते हैं एक बार. तो कैसे वर्क करता है LIGO हम देख लेते हैं. देखिए ये जैसे आप देख सकते हो ये हम जो है लेजर से लाइट छोड़ रहे हैं और बीम स्प्लिटर जो है इसे दो हिस्सों में
स्प्लिट कर रहा है, फिर राइट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है यहाँ पे। तो आप जैसे देख सकते हो ये जो दोनों वेव्स हैं ये इन फेज हैं अभी, बट होगा क्या, ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव्स जो इनका ऑब्जर्वेशन है या जो इनका ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है स्पेस टाइम के साथ में चेंज होती हैं। तो इसके कारण जो वेव्स आ रही थी रिफ्लेक्ट होके वो जो है कहीं ना कहीं उनका फेज आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, और इससे आप डिटेक्ट कर पाओगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं कि नहीं है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। यहाँ पे हम जो है लेज़र लाइट से जो है हम बीम को स्प्लिट करेंगे, पहले लेज़र लाइट की बीम को, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा, और ये रिफ्लेक्शन अगर इन फेज है, ठीक है, अगर ये सिंक में है जैसा आप यहाँ देख सकते हो, तो ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं है। बट ड्यू टू ग्रेविटेशनल वेव्स ये जो है स्पेस टाइम जो है व्रैप हो जाता है, और इनका जो फेज है वो आउट ऑफ सिंक हो जाता है, जो ये लेज़र लाइट्स हैं। तो इसके कारण आप जैसे देख सकते हो ये सिंक जो है वो चला जाता है, इन फेज सिंक, और इससे आप डिटेक्ट कर पा रहे हो कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं कि नहीं है। तो दिस इज द मेन बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, कि कैसे काम करता है। इफ ग्रेविटेशनल वेव्स arrive one chamber gets elongated while other chamber gets squished causing a phase difference in returning light rays। एक चेंबर elongated हो जाएगा और एक चेंबर जो है वो squished हो जाएगा, और इससे फेज डिफरेंस आ जाएगा इन रिटर्निंग लाइट रेस के ऊपर, ठीक है। द फेज डिफरेंस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल वेव। तो ये जो फेज डिफरेंस है इससे आप पता लगाओगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं कि नहीं है, क्योंकि आने वाली जो दोनों लाइट्स हैं आप जैसे यहाँ देख सकते हो इनका जो है फेज अलग अलग रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड इंफेरोमेट्री। तो अब लीगो को क्यों यूज कर रहे हैं, वाई यूज लीगो? तो इसका सबसे बड़ा कारण है बिकॉज ग्रेविटेशनल वेव्स आर एक्सट्रीमली वीक एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं एंड दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आप इसे नेकेड आई की मदद से डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो, ठीक है। इसीलिए हमें इतनी बड़ी ऑब्जर्वेटरी की जरूरत पड़ रही है। Okay, they were first directly detected by LIGO in 2015 after a century they were predicted by Albert Einstein। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हें एक सेंचुरी पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, बट फर्स्ट टाइम इन्हें ऑब्जर्व कब किया गया था, 2015 में। तो इतना ज्यादा दिक्कत आती है इन्हें ऑब्जर्व करने में या डिटेक्ट करने में, सो दे आर वेरी वीक इन नेचर, ठीक है। तो इसीलिए हमें इतनी बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज LIGO इंडिया? तो LIGO इंडिया इज अ प्लान्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी दैट विल बी लोकेटेड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। तो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क रहेगा, उसमें एक लेबोरेटरी इंडिया में भी रहेगी। और नेटवर्क ऑफ लैब्स क्यों चाहिए? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन यूज किया जाता है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या है ये हम देखते हैं, इस अब देखेंगे हम कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या होता है। और इसमें जो कोलैबोरेशन रहेगा वो रहेगा LIGO USA, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके का। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन, लेट अस सी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि सपोज अगर इस पॉइंट से ग्रेविटेशनल वेव निकल रही है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक मेरी ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे रहेगी। ये ऑब्जर्वेटरी बताएगी कि इस लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी हो गई। सिमिलरली मेरी सेकेंड ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे रहेगी, ये बताएगी कि इस पॉइंट के अलोंग यहाँ से ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही है इस लाइन में। थर्ड ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे रहेगी, वो बोलेगी कि ऐसे आ रही हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो यू आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। आप तीन अलग अलग जगह पे जो है देख रहे हो कि कहाँ से जो है आ रही है ग्रेविटेशनल वेव, और उससे आप फाइनल पॉइंट का पता लगा रहे हो। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। ये एयरक्राफ्ट्स को लोकेट करने के लिए रेडार में भी यूज किया जाता है और बहुत जगह इसे यूज किया जाता है। तो आप तीन अलग अलग जगह लैब्स सेटअप करते हो, और फिर उनसे हर एक जगह से आप पता लगाते हो कि किस लाइन के अलोंग आ रहा है, और फिर आप फाइनल पोजिशन फिक्स करते हो। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। और इसीलिए आप देख सकते हो कि LIGO की काफ़ी सारी लैब्स अलग अलग जगह है। तो इससे क्या है कि लोकेशन जो है और आसानी से पता चल जाती है। तो LIGO इंडिया जो है वो प्रपोज्ड है, और वो 2030 तक चांसेस हैं ऑपरेशनल होने की उसके, ठीक है। सो LIGO इंडिया, so the Indian LIGO would have two perpendicular placed 4 kilometer long vacuum chambers that constitute most sensitive interferometers in the world। So one of the most sensitive interferometers होने वाले वर्ल्ड में, and it is expected to be operational by 2030। Sorry for this, okay, it is begin scientific runs from 2030, और ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, और ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं जस्ट ब्रीफ में। तो ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स और वाइब्रेशंस इन स्पेस टाइम एंड दे आर कॉज्ड बाय मैसिव ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद एक्सट्रीम एक्सेलरेशन। तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्सट्रीम एक्सेलरेशन से जब मूव करते हैं तो उसके कारण जो है ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इनकी स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। These waves squeeze and stretch anything in their path as they pass by। तो ये जो है स्पेस टाइम को जैसे आप देख सकते हो रैप कर लेते हैं।
तो दीज वेव्स कैन रैप स्पेस एंड टाइम, तो ये किसी भी चीज को स्क्वीज या स्ट्रेच कर देते हैं जब ये उस एरिया से पास होते हैं। तो ये स्पेस टाइम को रैप कर सकते हैं और उसे अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स एंड दे आर कॉज्ड बाय रिपल्स और वाइब्रेशंस इन स्पेस टाइम। तो जब मैसिव ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट करता है एक्सट्रीम एक्सेलरेशन से, तभी इनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे हम बेनिफिट्स सिग्निफिकेंस ये देख लेते हैं इंडिया के लिए क्या होंगे। साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा इंडिया का कहीं ना कहीं, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ेगा इंडिया में। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होगा इंडिया में, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है। स्टेम एजुकेशन को भी जो है वो बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं पे, साइंस हो गया, इन फील्ड्स को बढ़ावा मिलेगा। बट देर आर सम ऑफ द इश्यूज दैट वी शुड ऑल्सो नो कि क्या इश्यूज आ सकते हैं या चैलेंजेस क्या हैं। तो फंडिंग का एक इशू आ सकता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारा जो है कंपटीशन है बाकी सेक्टर्स के साथ में, सच एज एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। तो ये है एजुकेशन एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, ये भी एक इशू है इंडिया में कि प्रॉपर एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स आपको इतनी चाहिए जो इसे मेंटेन कर पाए और इसे सस्टेन कर पाए इस प्रोजेक्ट को। देन सम ऑफ द अदर चैलेंजेस आर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज, क्योंकि इसमें होगा क्या कि स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और काफ़ी सारे अदर अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो इनका सबका प्रॉपर कोलैबोरेशन और कोहेजन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। एंड कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये भी काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, अलाइनिंग रिसर्च गोल्स कैन बी कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स। क्योंकि आप जब कोलैबोरेट करते हो बाकी लोगों के साथ, इट कैन बी एन इशू एट टाइम्स। ठीक है, तो अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। ग्रीन हाइड्रोजन बस, ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस विच एमिट्स ओनली वाटर वेपर एज इट्स बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसमें होता क्या है, यानी आप हाइड्रोजन लेते हो H2 और ये कंबस्ट करता है O2 के साथ में, और ये जो प्रोड्यूस करता है वो H2O देता है हमें। तो ये प्रोड्यूस करके हमें वाटर देता है, दैट इज H2O। H2O दैट इज वाटर इज प्रोड्यूस्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ वाटर को देता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है दिस इज़ अ वेरी ग्रीन फ्यूल, इससे कोई ग्रीन हाउस गैस एमिट नहीं हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट। सेकेंड, ये हाइड्रोजन की जो एनर्जी डेंसिटी होती है, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी हाई। ये कहीं ना कहीं जो इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है पेट्रोल, उससे 3 टाइम्स से भी ज़्यादा होती है। तो इसकी एनर्जी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। ग्रीन हाइड्रोजन इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शन। इट only emits water vapor when burned and has 3 times the energy density of other fuels। तो जो बाकी फ्यूल्स हैं, चाहे वो CNG हो गया, पेट्रोल हो गया, उनके मुकाबले 3 टाइम्स है इसकी एनर्जी डेंसिटी, यानी कि 1 लीटर हाइड्रोजन की एनर्जी इज ग्रेटर देन 3 लीटर पेट्रोल की एनर्जी। तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी सस्टेनेबल ऑप्शन है और काफ़ी इको फ्रेंडली ऑप्शन है। तो लेट अस मूव अहेड नाउ। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। To consider the following statement: gravitational waves are ripples in space-time produced by the movement of large celestial bodies like stars and planets. This is correct. It was predicted by Indian scientist C.V. Raman. This is wrong. So the answer is A. That is one only. So answer हो गया A, one only. So a very thank you for this lecture. I hope आपको ये पसंद आया हो. If you like this video, please like, comment, share and subscribe. So thank you very much.